हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंटिंग। हम लोगों ने क्लास 11th अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर की शुरुआत करी थी और अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस को कंप्लीट किया है। उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है? हम लोग सीखे हैं अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग के अंदर क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या सब है, अकाउंटिंग के क्या सब फायदे हैं, अकाउंटिंग के क्या सब लिमिटेशन है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, और कैसे बुक कीपिंग अकाउंटिंग से डिफरेंट है। तो ये सब बच्चों हमने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में कंप्लीट करी है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वो क्लास कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लेक्चर 4 की शुरुआत कीजिए। तो चलो बच्चों, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के ब्रांचेज, यानी अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन से हैं, यानी किन किन व्यक्तियों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और अकाउंटिंग का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। चलो, तो बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है ब्रांचेज यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, अकाउंटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का टाइप होता है, उसका नाम है फिनांशियल अकाउंटिंग। सबसे पहला टाइप क्या होता है? फिनांशियल अकाउंटिंग। फिनांशियल अकाउंटिंग बच्चों, इसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय लेखांकन। इसको क्या बोला जाता है? वित्तीय लेखांकन। अब ये आपको पूरे क्लास 11th और 12 में पढ़ने हैं। ये फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको पूरे क्लास 11th से लेकर 12 के अंदर आपको सिखा दी जाएगी। क्लास 11 से 12 के अंदर सिखा दी जाएगी। यहां पे क्या होता है, इस फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारे बिजनेस की फिनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। यानी जो भी आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब हमने जो बात करी है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सीखने वाले हैं। और बच्चों, इसके अलावा भी अकाउंटिंग होते हैं, यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के अकाउंटिंग होते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग के बाद दूसरा अकाउंटिंग जो आता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट। अब सर ये क्या होता है? अब यहां पे क्या होता है, मेनली कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई गुड्स को आप बनाते हो, कोई आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर कोई सर्विस में जो कॉस्ट लगता है उसकी अकाउंटिंग करना, कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं लागत लागत लेखांकन। ये जनरली आपको क्लास 11th और 12 के दौरान आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये जब आप सीए या फिर अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हो तो कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पर फिलहाल आपको समझना है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो पहली अकाउंटिंग थी फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कि सारे फिनेंशियल लेन देन की अकाउंटिंग की जाती थी। दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कि कॉस्ट से संबंधित, ध्यान से समझना, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से संबंधित जो कॉस्टिंग होती है उसकी अकाउंटिंग इसके अंदर की जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड अकाउंटिंग होता है मैनेजमेंट अकाउंट। थर्ड होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर प्रबंध लेखांकन। इसको बोलते हैं प्रबंध लेखांकन। अब देखो बच्चों, ये क्या होता है, ये आपको वैसे थोड़ा बहुत, मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत आपको क्लास 12 में बताया जाएगा, बेसिक जानकारी दी जाएगी, जैसे रेशियो एनालिसिस भी आप बोल सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बट आप समझो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग करना। ये जनरली कॉर्पोरेट में यूज होगा, यानी आपको मैनेजमेंट बोलेगा मुझे इस तरह का रिपोर्ट बना के दे दो, मुझे उस तरह का अकाउंट, आप क्या करोगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करके मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। कॉर्पोरेट की भाषा में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एमआईएस रिपोर्टिंग के भी नाम से जाना जाता है। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आप सुनोगे कि ये एमआईएस रिपोर्टिंग में काम करता है। एमआईएस रिपोर्टिंग क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम फॉर मैनेजमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर सिस्टम। तो लोगों को
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग के अंदर जो काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी मैनेजमेंट को ध्यान में रख के जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो अब आपको बता दिया मैंने कि फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्लास 11 12 के दौरान पढ़नी है। बाकी ये सारे ब्रांच है, इसके अलावा भी और अलग अलग ब्रांच हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स अकाउंटिंग हो गया। टैक्स आप आगे चल के जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि टैक्स जो है, जैसे इनकम टैक्स होता है, फिर आपका जीएसटी होती है, तो इन सब की भी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स अकाउंट। टैक्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये क्या होता है सर? अब देखो बच्चों, हम जो बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो उस धंधे के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है एक बिजनेस को करने के लिए। ये हमें कहाँ से मिलता है? तो सर ये हमें सोसाइटी से मिलता है। अब रॉ मटेरियल जो आप यूज करते हो सोसाइटी से, तो बदले में आपको सोसाइटी को थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना होता है। आप अपने धंधे में आप इतना भी मगन ना हो जाओ कि आप अपने ही सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने लगे। तो हमें ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हो। और साथ में हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं फिर भी सोसाइटी को कुछ ना कुछ हमें कंट्रीब्यूट करके देना पड़ता है, क्योंकि बहुत कुछ हमें सोसाइटी से मिलता है। तो इसीलिए जब आगे चल के आप सीए वगैरह करोगे तो आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होती है, उनको सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने टर्नओवर का, अपने सेल्स का। ठीक है, सोसाइटी के फायदे के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो उसकी जो अकाउंटिंग की जाती है उसको बच्चों बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है सर? इसके अलावा होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये क्या होता है सर? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब देखो बच्चों, जब आप इंप्लॉय को हायर करते हो, बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब इंप्लॉय होते हैं तो उसके लिए अलग से अकाउंटिंग की जाती है। आप ह्यूमन रिसोर्स यानी आपका जो एम्प्लॉय है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, उसकी भी अकाउंटिंग करी जाती है। वैसे ये अकाउंटिंग उतनी पॉपुलर नहीं है, यानी कि उतना इंडिया में तो वैसे उतना ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग नहीं चलती है, फिर भी ये भी वन ऑफ द ब्रांच है अकाउंटिंग का। उसके बाद एक और अकाउंटिंग होती है जिसका नाम है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट की जो खाता वही जिसमें होती है उसको बोला जाता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, यानी गवर्नमेंट के बुक्स की जो अकाउंटिंग होती है वो उसको हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बच्चों ये सब बातें थी, ये सारी जो टोटल 1 से लेके 7 तक है ये है अकाउंटिंग के ब्रांच। आपको कौन से अकाउंटिंग पढ़ने हैं क्लास 11 12 में? तो आपको पढ़ने हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी आपके अकाउंटिंग का नाम है फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसको कौन कौन यूज करता है? तो देखो बच्चों, इसको हम क्लासिफाई करेंगे 2 भाग में। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक तो होते हैं इंटरनल यूजर और दूसरा कौन होते हैं? दूसरा होते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो एक यूजर को बोला जाता है इंटरनल, जो कि आपके बिजनेस का ही है, यानी हम जो बिजनेस करते हैं उसी के उन्हीं के उस भी बिजनेस के लोग को इंटरनल यूजर बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं बाहर के लोग जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर, तो आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं वो इंटरनल यूजर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं। अब सर इंटरनल यूजर कौन कौन हो सकता है? तो एक तो होगा बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का ऑनर, अब ये जो बिजनेस का ऑनर कौन होता है सर? वो व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है। ये जनरली आप देखोगे सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग का मतलब जो बिजनेस अकेले चलता है। सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस, बिजनेस के ऑनर जो होते हैं सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बिजनेस के ऑनर सोल बिजनेस ऑनर कहलाते हैं। सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस, सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप बिजनेस। सर ये क्या बोल रहे हो सर? कंपनी के बिजनेस को बिजनेस ऑनर नहीं बोला जाता है क्या? अब देखो, कंपनी के बिजनेस के ऑनर को मैनेजमेंट बोला जाता है। कंपनी के बिजनेस के ऑनर को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो वर्ड यूज होता है
जनरली कॉर्पोरेट के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट जो यूज होता है वो कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए यूज होता है। जो कंपनी होते हैं, कंपनी के ऑनर को बिजनेस ऑनर नहीं बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। ये हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे। हो सकता है अभी आपको क्लैरिटी ना हो, बट आप समझ लो, एक अकेला व्यक्ति और पार्टनरशिप मिलके, पार्टनरशिप में जो बिजनेस चलाता है उसको बिजनेस ऑनर बोला जाता है, और जो कंपनी वगैरह चलाता है उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड कौन कौन इंटरनल यूजर हो सकता है। तीसरा तो आपके इंप्लॉय जो आपके कंपनी में काम करते हैं, आपके बिजनेस में काम करते हैं, और वर्कर, इंप्लॉय और वर्कर, ठीक है, ये इंटरनल यूजर होते हैं। तो मेनली बिजनेस ऑनर, मैनेजमेंट, इंप्लॉय एंड वर्कर जो है आपके इंटरनल यूजर होते हैं। अब बात कर लेते हैं सर एक्सटर्नल यूजर। तो एक्सटर्नल यूजर कौन हो सकता है? बाहर के लोग जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, यानी आपके बिजनेस के डिसीजन से उनको भी असर पड़ेगा। वो कौन होंगे सर? वो व्यक्ति जो आपके बिजनेस में पहली बात तो पैसा लगाएगा। जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन को तो उसको चाहिए होती है, तो इसीलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो यूज करते हैं। तो कौन पैसा लगाता है? एक तो होता है इन्वेस्टर, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। दूसरा, आप बैंक से कर्जा ले लेते हो तो दूसरा हो गया बैंकर और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकर और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर है? अब देखो, बैंक तो नाम आप जानते होंगे, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं जो नेशनलाइज है। ठीक है, और अब क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनियां भी जो कि एनबीएफसी के नाम पे, एनबीएफसी बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने आप को रजिस्टर कराती है और आरबीआई से अप्रूवल ले लेती है, तो वो भी बैंकिंग का काम कर सकती है। तो उनको बोला जाता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी सब में पैसा लगाती है। ठीक है, तो अगर वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगी तो उसको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत पड़ती है। अब तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा होता है जिससे आप उधार गुड्स खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। चौथा होता है गवर्नमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए कि आपने सही से टैक्स भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, तो उसके लिए वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हैं। तो ये सारे कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर, जो आपके बिजनेस का पार्ट तो नहीं है लेकिन आपके बिजनेस में उनको इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि आप सही से टैक्स भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, वो देखने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना कि कौन कौन यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में बिजनेस ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर, और एक्सटर्नल यूजर में इन्वेस्टर हो गया, बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया। ये सब कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसको एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। हम यहां पे बोल रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसकी क्या सब खासियत होना चाहिए, क्या सब खासियत होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, इसको हम जो अकाउंटिंग करते हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इस बुक्स ऑफ अकाउंट की कुछ तो खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत होगा? तो सर सबसे पहली खासियत ये होनी चाहिए कि ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहली खासियत क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। अब सर रिलायबिलिटी क्या होती है? इसको बोलते हैं हम लोग भरोसा। भरोसेमंद होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। अब सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्यों भरोसेमंद होनी चाहिए? क्योंकि देखो, अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट पे ट्रस्ट ही नहीं रहा कि ये सही से बनाया गया है, इसमें कोई गलती नहीं की गई है, तभी तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगर हमको बुक्स ऑफ अकाउंट पे ट्रस्ट ही नहीं है तो हम फिर डिसीजन कैसे लेंगे? इसीलिए हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए, इस पे क्या होना चाहिए? ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। और सर ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब हम इसकी अकाउंटिंग जो करेंगे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंटिंग होगी वो एविडेंस के बेस्ड पे होगी। सर एविडेंस के बेस्ड पे मतलब
अगर हम मान के चलो जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे हम परचेज किया, तो परचेज का बिल्स के आधार पे हम परचेज की अकाउंटिंग करें। सेल्स, हमने सेल्स किया तो सेल्स के लिए हमने कस्टमर को इनवॉइस दिए होंगे, तो उस इनवॉइस के आधार पे हमने अकाउंटिंग करी होगी। हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारा पेरोल का जो सीट है वो मेंटेन हुआ है, बैंक से पैसा कटा है कि नहीं कटा है। तो हम क्या करेंगे, एज अ अकाउंटेंट हम एविडेंस के बेस्ड पे अकाउंटिंग करेंगे। तो यहां पे एक लाइन आप लिख सकते हो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should be based on evidences, should be based on evidences। हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो एविडेंस के बेस पे होगा। यानी यहाँ पे जो अकाउंटेंट बैठा होगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए, वो उसको क्लियरली बता देंगे कि देखो अकाउंटेंट, तुम जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो ना वो एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करो। यानी तुम इनवॉइस चेक करो, तुम बिल चेक करो, तुम बैंक का स्टेटमेंट चेक करो और सही से अकाउंटिंग करो। यानी तुम्हारा अकाउंटिंग भरोसे लायक होना चाहिए। अब बताओ ना, जहां कहीं भी अगर भरोसा खत्म हो जाता है ना, ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना, तो फिर उसका कोई यूज नहीं रह जाता। आप समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। भरोसा होनी चाहिए, उसके बाद उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलीवेंट होनी चाहिए। तो रिलीवेंस भी वन ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिलीवेंस का मतलब क्या होता है सर, ये जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना वो अकाउंटिंग यूजर के लिए रिलीवेंट होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलीवेंट फॉर द यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should be relevant for the user। रेलिवेंट फॉर द यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ये जो हमने अभी पढ़ रखा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अकाउंटिंग के अंदर डाल दे रहे हैं जिसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए कोई यूज नहीं है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। यानी इसीलिए बोला जाता है केवल मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन की हम अकाउंटिंग करते हैं, जिससे कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है यूजर के लिए रिलीवेंट रहे। ठीक है, चलो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या होगा आप सोचो, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये क्या होता है सर, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब हमारे पास जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी वो इस तरह की होनी चाहिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस तरह की होनी चाहिए जो यूजर समझ सके। यूजर क्या कर सके, समझ सके। अगर यूजर को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, तो फिर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर पाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो ये भी आप लिख लो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, समझने योग्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरह से अकाउंटिंग करो जो यूजर जो है समझ ना सके, तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अकाउंटिंग यूजर। ये जो हमारे अकाउंटिंग यूजर है उनको समझ में आनी चाहिए, और अकाउंटिंग यूजर तो उनको समझ में आ जाए। तो हमने तीन बातें करी कि भरोसेमंद होना चाहिए, यानी रिलायबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, उनके लिए रिलीवेंट होना चाहिए, किसके लिए, यूजर के लिए। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि समझने लायक होनी चाहिए। और चौथी बात क्या है, कंपेरेबिलिटी। ये क्या होता है सर, कंपेरेबिलिटी मतलब आप कंपेयर कर सको। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंपेयर करने लायक होनी चाहिए। कंपेयर करने लायक होनी चाहिए इसका मतलब, अगर मान के चलो हम बोलते हैं कि इस साल हमें 10 करोड़ की फायदा हुई है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि बहुत अच्छी बात है कि सर 10 करोड़ प्रॉफिट कमाए हैं। फिर वहीं पे अगर मैं बोलूं कि पिछले साल हमने 15 करोड़ कमाई थी, तो उस केस में क्या होगा कि सर डिसीजन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सर हमने 15 करोड़ पिछले साल कमाई थी और इस साल 10 करोड़ कमा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारा बिजनेस तो और नीचे गया है। तो इसीलिए
आप ये नहीं बोल सकते हो, अकेले इंफॉर्मेशन को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कंपेरेबिलिटी के लायक हो, जिसको हम कंपेयर कर सके, एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर सके, तभी तो हम डिसीजन ले पाएंगे कि हम बिजनेस कैसे, हमारा बिजनेस तरक्की कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है बिजनेस का। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। तो ये बात भी लिख लो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, शुड बी कंपेरेबल। चलो बच्चों, तो हमने टोटल 4 बातें करी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसा होना चाहिए, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या सब खासियत होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में लगता है कि सर एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ये सब भी खासियत होनी चाहिए, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। चलो, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप अपने बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करते हो, उसकी क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी क्या सब विशेषता होनी चाहिए, क्या सब खासियत होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपका रिलायबल होना चाहिए, भरोसे लायक होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए अकाउंटिंग यूजर के लिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बना दिया जो समझ में नहीं आया। फिर कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके। तो ये 4 बातें थी जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। चलो बच्चों, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वैसे बच्चों आपने इंपोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सीख रखा है, तो ऑलमोस्ट 99% सेम ही है। फिर भी अलग से कभी कभी क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स का, इसीलिए मैं कुछ बातें यहां पे लिखाता हूं, बट वो आप देखोगे तो आपका इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग से 99% मैच करता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि एक अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। तो सबसे पहला बात तो ये बिजनेस के लैंग्वेज की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ language, it acts as a language of business, language of a business। ये बिजनेस के भाषा के रूप में काम करता है। मैंने शुरू में ही बता दिया था बच्चों कि बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो देता है उसी से तो आप डिसीजन लेते हो। तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, उससे आप बिजनेस की डिसीजन ले रहे हो, इसीलिए बोला जाता है कि एक बिजनेस का जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो है अकाउंटिंग। इसीलिए बोला गया इट एक्ट एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा रोल क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये हमें क्या करता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है बच्चों। इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। ठीक है, ये हमें सबसे पहली बात तो बिजनेस का लैंग्वेज है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। और तीसरा और चौथा जो हमने बात करी थी कि प्रॉफिट का पता लगाता है और फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ascertaining प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ बिजनेस। ये तो आपने देख ही रखा था, इंपोर्टेंस में हमने बात करी थी कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का पता लगाने के लिए अकाउंटिंग को तैयार किया गया है। ठीक है, चौथी बात, जब प्रॉफिट आती है तो फिनेंशियल पोजीशन यानी एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज का भी पता लगाना होता है कि हमारे बिजनेस का नेटवर्थ कितना है। इट हेल्प्स इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग, असर्टेनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पता लगाना, असर्टेनिंग बिजनेस परफॉर्मेंस, सॉरी बिजनेस पोजीशन। इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग बिजनेस पोजीशन। अब ये बिजनेस पोजीशन का मतलब, एक तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोला जाता है बच्चों, परफॉर्मेंस, यानी बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। और पोजीशन का मतलब हमारा कंपनी का नेटवर्थ कैसा है। नेटवर्थ बोले तो सर हमारा एसेट कितना है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटीज कितना है, ये हमें बिजनेस पोजीशन से पता चलता है। ठीक है, तो ये तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट का पता लगाना, बिजनेस का पता लगाना, ये हमने बात कर रखी थी इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग में भी। इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग में हमने ये भी बोला था कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की।
फिफ्थ पॉइंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, हेल्प करता है मैनेजमेंट को, हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन प्लानिंग, प्लानिंग में हेल्प करता है एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एंड डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो बच्चों ये सब थी रोल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने आज क्या सब पढ़ा, हम लोगों ने बात करी, सबसे पहले बात करी कि ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है। फिर हमने बात करी कि यूजर्स कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। फिर हमने बात करी कि एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या सब क्वालिटी होनी चाहिए, क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करी अकाउंटिंग का रोल, अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलो बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, आपने क्लास में क्या सब सीखा वो जरूर बताना। देखो आप लोग बताओगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे बच्चे समझ भी रहे हैं या मैं वैसे ही फालतू का पढ़ा रहा हूं और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग का कमेंट्स हमें फीडबैक के रूप में मिलेगा, तभी हम और अच्छे से बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो चलो बच्चों जाते जाते मैं आपको एक और आपको क्विज देना चाहता हूं कि एक टाइपिंग आपको मैचिंग का ये क्विज है। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। आपको क्या लगता है मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, फिनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, बिजनेस का लैंग्वेज, रिलायबिलिटी, ये क्या है, आपको मैच करना है। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, यानी 1 का ए के साथ मैच हो रहा है या 1 का बी के साथ मैच हो रहा है या 1 का सी के साथ मैच हो रहा है। ये आपको मैचिंग क्विज आपको खेलना है। इससे क्या होगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो आज हमने क्लास में जो पढ़ी उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।